हर दिन भारतीय रेलवे लगभग 2.25 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। 2.25 करोड़, ये संख्या सोचने में ही बहुत विशाल लगती है। बिल्कुल। मतलब अगर हम इसका अंदाजा लगाएं तो ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। हाँ, रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इसके साथ लाखों टन कोयला, अनाज और स्टील भी पूरे देश में सफर कर रहा है। सही बात है। और जब भी इस विशालकाय नेटवर्क की बात आती है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही लोहे की पटरियां, विशाल इंजन और हॉर्न की तेज आवाजें। एकदम सही। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये पूरी व्यवस्था सिर्फ गियर और लोहे की ताकत से चल रही है। हाँ, एक बहुत बड़ी भौतिक मशीन। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस असंभव से दिखने वाले लॉजिस्टिक चमत्कार को, मतलब इस पूरे सिस्टम को, केवल लोहे और बिजली से नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। भौतिक विशालता में खो जाना बहुत आसान है। हाँ। एक ट्रेन को स्टेशन से निकलते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को एक सुर में पिरोने के लिए एक अदृश्य नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। एक डिजिटल दिमाग। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम जो ये तय करे कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी, या किस मालगाड़ी में क्या लदा है, और कौन सा कर्मचारी किस ड्यूटी पर है। बिल्कुल। तो यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की शुरुआत होती है। आज का हमारा ये डीप डाइव विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रेलवे के अंदरूनी कामकाज को गहराई से समझना चाहते हैं, और खासकर उनके लिए जो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही याद दिलाया आपने। रेल ज्ञानांजलि चैनल के माध्यम से जो कर्मचारी अपनी विभागीय परीक्षाओं यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का हमारा पूरा फोकस भारतीय रेलवे के उस डिजिटल दिमाग पर है जिसे CRIS कहा जाता है, यानी क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। इतने बड़े फिजिकल नेटवर्क को चलाने वाला ये CRIS आखिर तकनीकी रूप से काम कैसे करता है? मतलब इसे रेलवे के एक सामान्य विभाग की तरह क्यों नहीं रखा गया? ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है और ये समझना बहुत जरूरी भी है। CRIS जो है वो भारतीय रेलवे की उमंग IT बैकबोन है, यानी IT रीढ़। लेकिन इसे रेलवे बोर्ड के एक सामान्य विभाग के बजाय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में स्थापित किया गया। ऑटोनॉमस यानी एक स्वायत्त संस्था। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ठोस तकनीकी और प्रशासनिक कारण है। देखिए, सरकारी विभागों में आमतौर पर लंबी फाइल प्रक्रियाएं होती हैं, लाल फीताशाही जैसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात IT इंफ्रास्ट्रक्चर की हो ना, जहां मान लीजिए सर्वर डाउन होने पर पूरे देश का टिकट बुकिंग सिस्टम रुक सकता है। बाप रे, वो तो तबाही हो जाएगी। वही तो, वहां तुरंत फैसले लेने की जरूरत होती है। तो एक स्वायत्त संस्था होने के नाते क्रिस के पास नई तकनीकों को तेजी से अपनाने, सॉफ्टवेयर डेवलप करने और सिस्टम को अपग्रेड करने की आज़ादी होती है। अच्छा, तो ये वो डिजिटल दिमाग है जो रेलवे के हर भौतिक हिस्से को डेटा पॉइंट्स में बदल देता है। एकदम सही। तो इस वर्तमान डिजिटल दिमाग की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा उस दौर में जाना दिलचस्प होगा जब यह सिस्टम मौजूद नहीं था। मैनुअल दौर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब हर एक जानकारी पूरी तरह से मैनुअल सिस्टम्स और कागजों पर निर्भर थी। मतलब एक बाहरी व्यक्ति के लिए शायद ये सिर्फ एक धीमा काम लगे, लेकिन ऑपरेशनल स्तर पर वो मैनुअल सिस्टम किस तरह की चुनौतियां पैदा करा था। उस मैनुअल दौर की सिर्फ कल्पना करने से ही ना लॉजिस्टिक जटिलताओं का अंदाजा लग जाता है। मतलब उदाहरण के लिए मालगाड़ियों की ट्रैकिंग को ही ले लीजिए। वैगन्स की ट्रैकिंग। हाँ, पहले हर बड़े स्टेशन या मार्शलिंग यार्ड में लकड़ी के बड़े बड़े बोर्ड होते थे। लकड़ी के बोर्ड? हाँ, और उनमें छोटे छोटे खांचे या स्लॉट बने होते थे। हर वैगन के लिए एक कार्ड होता था। अच्छा। तो जब कोई वैगन यार्ड में आता तो एक कर्मचारी हाथ से, मतलब मैन्युअली, उस कार्ड को एक स्लॉट से निकालकर दूसरे स्लॉट में डालता था। और अगर वो कार्ड गलती से गिर गया तो? बस यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। अगर वो कार्ड गिर गया या गलत स्लॉट में चला गया तो एक पूरा वैगन जिसमें लाखों का माल है वो सिस्टम की नजरों में गायब हो जाता था। अरे बाप रे। हाँ, और उसे खोजने में हफ्तों लग जाते थे। ये तो किसी भी सप्लाई चेन के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। मतलब एक छोटी सी मानवीय गलती जैसे रजिस्टर में गलत एंट्री या वो खोया हुआ कार्ड, इसका तो सीधा असर अर्थव्यवस्था और रेलवे के राजस्व पर पड़ता होगा। एकदम सही।
डेटा का फ्लो पूरी तरह से भौतिक फाइलों के फ्लो से बंधा हुआ था। डेटा को रियल टाइम बनाना था। रियल टाइम? हाँ, मतलब ये सुनिश्चित करना कि किसी भी घटना का डेटा, चाहे वो टिकट कटना हो या ट्रेन का सिग्नल पार करना, वो उसी माइक्रोसेकंड में सेंट्रल सर्वर पे रजिस्टर हो जाए। बिल्कुल सटीक। और इसी रियल टाइम डेटा का सबसे पहला और बड़ा असर उस जगह दिखा जहां से रेलवे का सीधा जनसंपर्क होता है, जी, यानी यात्री सुविधाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो लोग विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से 3 बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं: पीआरएस, यूटीएस और एनटीएस। अगर सबसे पहले पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, तो ये आज के रिजर्व टिकट बुकिंग का मूल आधार है। जी, लेकिन तकनीकी रूप से ये इतना जटिल क्यों है? मतलब हजारों लोग एक ही समय में टिकट बुक कर रहे होते हैं, तो सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित करता है कि एक ही सीट 2 लोगों को अलॉट ना हो जाए? यहीं पर पीआरएस का असली तकनीकी कमाल सामने आता है। ये ना एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर पर काम करता है, जो पूरे भारत में आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर या किसी टिकट काउंटर पर कोई विशिष्ट सीट चुनने के लिए क्लिक करता है, तो क्या होता है? तो सिस्टम कुछ मिलीसेकंड्स के लिए उस सीट पर एक डिजिटल लॉक लगा देता है। एक डिजिटल लॉक? हाँ, उस एक पल में भारत के किसी भी दूसरे कोने से कोई और टर्मिनल उस सीट को बुक नहीं कर सकता। अरे वाह! तकनीकी भाषा में इसे कॉन्करेंसी कंट्रोल कहा जाता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये शब्द परीक्षा के लिए याद रखना चाहिए। बिल्कुल, यही सुनिश्चित करता है कि चाहे दिवाली हो या छठ पूजा, जब प्रति सेकंड हजारों ट्रांजैक्शन हो रहे हों, तब भी डेटाबेस में कोई ओवरलैप नहीं होगा। मतलब ये कॉन्करेंसी कंट्रोल ही वो अदृश्य दीवार है जो सिस्टम को क्रैश होने या गलतियां करने से बचाती है। एकदम सही समझे आप। और रिजर्व टिकट के बाद बात आती है यूटीएस की, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। हाँ, जो जनरल टिकटों के जो जनरल टिकटों के लिए, जो मोबाइल ऐप और काउंटर दोनों पर उपलब्ध है। लेकिन यूटीएस ऐप में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू है, जियो फेंसिंग का। जी, जियो फेंसिंग। मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति स्टेशन के अंदर या ट्रेन में बैठकर टिकट बुक नहीं कर सकता। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जियो फेंसिंग का ये फीचर ना यूटीएस का एक मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा। इसका पूरा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि लोग टिकट लेकर यात्रा करें, ना कि टीटीई को देखकर तुरंत फोन निकालकर टिकट खरीदें। हाँ, ये तो बहुत आम बात हो जाती वरना। बिल्कुल। तो जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके सिस्टम स्टेशन परिसर के चारों ओर एक वर्चुअल घेरा बना देता है। मतलब एक जियो फेंस। हाँ, इसके अनुसार टिकट स्टेशन से कम 15 से 20 मीटर दूर और अधिकतम 2 किलोमीटर के दायरे में ही बुक किया जा सकता है। एकदम सही। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि स्टेशन के काउंटरों पर लगने वाली लंबी लाइनें खत्म हो गईं। और बिना टिकट यात्रा करने वालों के पास अंतिम क्षण में टिकट खरीदने का विकल्प भी नहीं बचा। सही कहा। ये रेलवे के राजस्व की सुरक्षा और यात्री सुविधा दोनों का एक बेहतरीन संतुलन है। लेकिन इन सब में एक सिस्टम ऐसा है जो अक्सर सवाल उठते हैं, एनटीएस यानी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ट्रेन रनिंग स्टेटस वाला। हाँ, ये सिस्टम ट्रेनों के चलने की रियल टाइम स्थिति बताता है। पर यहाँ ना एक स्वाभाविक सा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर एनटीएस के पास भारत के कोने-कोने में दौड़ रही हजारों ट्रेनों का पल-पल का रियल टाइम डेटा है, तो फिर ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? अच्छा, ये सवाल? हाँ, क्या सिस्टम उस देरी को पहले से ठीक क्यों नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर इसमें भ्रम होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनटीएस एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं। रिपोर्टिंग सिस्टम? हाँ, इसका काम है जो हो रहा है उसकी सटीक जानकारी देना। ट्रेनें लेट इसलिए होती हैं क्योंकि वे एक भौतिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती हैं। जैसे ट्रैक या मौसम? बिल्कुल। ट्रैक, सिग्नल, मौसम या आगे चल रही किसी दूसरी ट्रेन की समस्या। एनटीएस भौतिक ट्रैक को खाली नहीं कर सकता। मतलब ये एक थर्मामीटर की तरह है। थर्मामीटर? हाँ, थर्मामीटर बुखार नापकर बता सकता है, लेकिन बुखार उतारने की दवा नहीं है। अरे वाह, ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। शुक्रिया। लेकिन ये थर्मामीटर काम कैसे करता है, वो समझना विभागीय परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो ये काम कैसे करता है? पहले क्या होता था कि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने का समय स्टेशन मास्टर फोन पर कंट्रोल रूम को बताता था। फिर वो डेटा फीड होता होगा। हाँ, और इसमें इंसानी देरी होती थी। अब क्रिस ने इसे डेटा लॉगर्स और कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन यानी सीओए के साथ जोड़ दिया है। तो अभी ऑटोमेटिक है? बिल्कुल।
जैसे ही ट्रेन का पहिया स्टेशन के बाहर लगे सिग्नल के ट्रैक सर्किट को छूता है, हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स सीधे डेटा लॉगर में जाती है, वहां से क्रिस के सर्वर में, और अगले ही सेकंड एनटीएस ऐप पर अपडेट हो जाती है। यानी पूरी तरह से स्वचालित। एकदम। तो चलिए यहाँ से चर्चा कोई कदम आगे ले चलते हैं। अब तक बात हुई यात्रियों की, क्योंकि रेलवे की छवि यात्री ट्रेनों से ही बनती है। हाँ, आम जनता तो वही देखती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था और रेलवे की बैलेंस शीट को देखा जाए तो असल आर्थिक इंजन तो मालगाड़ियां है ना। इसमें कोई शक नहीं है। रेलवे की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा माल ढुलाई यानी फ्रेट से आता है। हाँ, देश भर के पावर प्लांट्स को कोयला पहुंचाना हो या बंदरगाहों से कंटेनर लाना हो, सब मालगाड़ियों पे निर्भर है। और इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए CIRS का जो सिस्टम है उसका नाम है FOIS यानी फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, FOIS। अब मेरा सवाल ये है कि एक यात्री ट्रेन का रूट और समय तो महीनों पहले तय होता है, लेकिन मालगाड़ियों का नेटवर्क इतना डायनामिक क्यों होता है? क्योंकि मालगाड़ियों का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। अच्छा, वे मांग या डिमांड के आधार पर चलती हैं। इसे आप एक विशालकाय और लगातार बदलते हुए शतरंज के खेल की तरह देख सकते हैं। शतरंज का खेल? हाँ, वो कैसे? मान लीजिए झारखंड की एक खदान से कोयला लदी हुई एक मालगाड़ी पंजाब के एक पावर प्लांट के लिए निकली। ठीक है। अब जब वो गाड़ी वहां कोयला खाली कर देगी तो उसके पास 58 खाली वैगन होंगे। अब उन खाली वैगनों को वापस कहाँ भेजना है? क्या उन्हें वापस खदान भेजना है या पास के किसी सीमेंट प्लांट में लोडिंग के लिए भेजना है? समझ गया। और ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि उन वैगनों की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है और सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और यही FOIS काम आता है। इसके अंदर 2 मुख्य मॉड्यूल काम करते हैं, RMS यानी रेक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS यानी टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो RMS क्या करता है? RMS ये ट्रैक करता है कि मालगाड़ी की लोकेशन क्या है, वो किस पावर ग्रिड से जुड़ी है और उसका इंजन कहाँ है। और TMS? दूसरी तरफ TMS ये देखता है कि माल कहाँ लोड हो रहा है, कहाँ अनलोड हो रहा है और रेलवे को उसका कितना भाड़ा मिला। यानी पूरी फाइनेंशियल ट्रैकिंग भी। हाँ, FOS के बिना हजारों वैगन्स बस पटरियों पर खोए हुए डिब्बे बनकर रह जाएंगे। तो मालगाड़ियों की इस डायनामिक ट्रैकिंग को समझने के बाद ना एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। ट्रैक तो एक ही है, उसी ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस भी आ रही है। हाँ। और उसी ट्रैक पर 5000 टन कोयला लादे हुए एक मालगाड़ी भी चल रही है। सही बात है। तो इन दोनों को आपस में टकराने से बचाने और सही समय पर एक को रोककर दूसरे को पास देने का काम कौन करता है? मुझे लगता है यहाँ जिक्र आता है COA का, यानी कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। एकदम सही पकड़ा आपने। रेलवे ऑपरेशंस की असली धड़कन यही COA है। अच्छा। हर रेलवे डिवीजन में एक कंट्रोल रूम होता है जहां ट्रेन कंट्रोलर्स बैठे होते हैं। पुराने जमाने में ना ये कंट्रोलर्स एक बहुत बड़ा ग्राफ पेपर लेकर बैठते थे। ग्राफ पेपर ट्रेन कंट्रोल करने के लिए? हाँ। X एक्सिस पर समय होता था और Y एक्सिस पर स्टेशन। वे अलग अलग रंग के पेन से ट्रेनों की लाइनें खींचते थे। अरे बाप रे। और जहां 2 लाइनें एक दूसरे को काटती थी ना, उसका मतलब था कि उन 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग किसी खास स्टेशन पर होगी। ये तो अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण काम लगता है। मतलब एक गणितीय गलती और पूरे सेक्शन का ट्रैफिक जाम हो सकता है। या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ये पूरी तरह से इंसानी दिमाग पर निर्भर था। तो COA ने इस ग्राफ पेपर वाले सिस्टम को कैसे बदला? COA ने उस पूरे मास्टर चार्ट को डिजिटलाइज कर दिया है। डिजिटल चार्ट बना दिया? हाँ, अब कंट्रोलर की स्क्रीन पर एक ऑटोमेटेड चार्ट बनता है। सिस्टम खुद गणित लगाता है और कंट्रोलर को पहले ही चेतावनी दे देता है। किस तरह की चेतावनी? जैसे कि अगर मालगाड़ी को इस स्टेशन पर नहीं रोका गया तो 50 किलोमीटर दूर राजधानी एक्सप्रेस को लाल सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। ओहो। इसे रेलवे की भाषा में प्लानिंग और प्रेसिडेंस कहा जाता है। प्लानिंग और प्रेसिडेंस। हाँ, और सबसे बड़ी बात, COA सीधे FOIS और NTS के साथ बात करता है। मतलब ये सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि जैसे ही कंट्रोलर COA में किसी ट्रेन के अराइवल की एंट्री करता है ना, वो जानकारी अपने आप NTES के जरिए आम जनता तक पहुंच जाती है। ये तो एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड लूप है। एकदम। तो हमने देखा कि कैसे सिस्टम ट्रेन के टिकट से लेकर माल ढुलाई और ऑपरेशंस को रियल टाइम में कंट्रोल करता है। लेकिन
एक संस्था सिर्फ मशीनों और सॉफ्टवेयर से तो नहीं चलती ना। बिल्कुल नहीं, लोग चाहिए उसे चलाने के लिए। हाँ, और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इसके पास लगभग 12 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। इन कर्मचारियों का प्रबंधन करना अपने आप में किसी छोटे देश की सरकार चलाने जैसा है, और इसके लिए क्रिस ने HRMS विकसित किया, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जी, HRMS। विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए तो ये सिस्टम उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधा जुड़ा है। मैंने सुना है कि पहले एक कर्मचारी की सर्विस रजिस्टर एक भौतिक किताब होती थी। हाँ, और वो सर्विस रजिस्टर उस कर्मचारी के पूरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता था। उसमें इसकी नियुक्ति, प्रमोशन, छुट्टियां, ट्रांसफर, सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। और अगर ट्रांसफर के दौरान वो किताब खो जाए तो? या पानी में भीग जाए तो कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन अटक जाते थे। ये तो बहुत बड़ी परेशानी रही होगी। बहुत बड़ी, लेकिन HRMS ने इस पूरे खतरे को जड़ से खत्म कर दिया है। मतलब अब हर कर्मचारी का एक डिजिटल वॉल्ट है। बिल्कुल, HRMS ने न केवल सर्विस रजिस्टर को डिजिटल किया है, बल्कि ई-पास और PTO की सुविधा भी ऑनलाइन कर दी है। पास भी ऑनलाइन? हाँ, पहले कर्मचारी को अपनी ही यात्रा के लिए पास बनवाने के लिए बाबू के चक्कर काटने पड़ते थे, कागजी फॉर्म भरना पड़ता था। और अब कर्मचारी अपने मोबाइल ऐप से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है, अपना ई-पास जनरेट कर सकता है और उसी पास नंबर का उपयोग करके सीधे PRS पर अपना टिकट बुक कर सकता है। ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया है। हाँ, ये पूरा इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रिटायरमेंट के दिन कर्मचारी के सभी बकाया का हिसाब यानी सेटलमेंट बस एक बटन दबाते ही हो जाए। वाह! तो उन सभी कर्मचारियों के लिए जो रेल ज्ञानांजलि के इन स्रोतों से अपनी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज की चर्चा के इन सभी बिंदुओं को समेटना बहुत जरूरी है। हाँ, समराइज करना चाहिए। अक्सर ना परीक्षाओं में सिर्फ सिस्टम्स के फुल फॉर्म रटने पर जोर दिया जाता है, जैसे PRS, UTS, NTS। हाँ, FOIS, COA, HRMS और IREPS। लेकिन अगर किसी को कल सुबह परीक्षा हॉल में बैठना हो तो इन फुल फॉर्म से आगे बढ़कर CIIS के इस पूरे नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक टेकअवे क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे ये समझना है कि ये सातों सिस्टम ना अलग अलग द्वीपों की तरह काम नहीं करते। अच्छा, वो आपस में जुड़े हैं? हाँ, ये सब एक दूसरे से बात करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समझना अहम है कि सिस्टम इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। मतलब डेटा कैसे फ्लो करता है? बिल्कुल, जैसे FOIS को मालगाड़ी के लोकेशन पता है, ये लोकेशन वो COA को देता है। COA उस डेटा का उपयोग करके आगे का रास्ता खाली करवाता है और वही डेटा NTS के जरिए लोगों तक पहुंचता है। और कर्मचारियों वाला हिस्सा? इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारी की छुट्टी और पास HRMS से मैनेज होते हैं, और वो कर्मचारी जिस कंप्यूटर पर काम कर रहा है उसे IREPS के जरिए खरीदा गया है। क्या बात है! ये एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तस्वीर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्रिस ने भारतीय रेलवे के DNA को बदल दिया है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ कागजों को PDF में बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी और अपारदर्शी व्यवस्था को निकालकर एक तेज, पारदर्शी और रियल टाइम डिजिटल नेटवर्क में तब्दील करने की कहानी है। और ये बदलाव अभी भी जारी है। हाँ, मतलब जब कोई रेलवे में काम करता है तो वो सिर्फ पटरियां और इंजनों के साथ काम नहीं कर रहा होता, वो डेटा की एक महान नदी के साथ काम कर रहा होता है। और क्रिस उस नदी के प्रवाह को निर्देशित करता है। बहुत खूब कहा। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रौद्योगिकी हर दिन बदल रही है और भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण भी एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी बात पर ना आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर गौर करना चाहता हूं जो हमारे आज के स्रोत सामग्री से भी एक कदम आगे जाता है। भविष्य की ओर। हाँ, भविष्य की ओर। आज CRIS ने अपने सातों सिस्टम्स के जरिए टिकट बुकिंग, यात्रा, मालगाड़ियों और ऑपरेशंस का दुनिया का सबसे विशाल और सटीक डेटाबेस तैयार कर लिया। कई दशकों का डेटा है उनके पास। बिल्कुल, सिस्टम के पास डेटा है कि कौन सी ट्रेन किस मौसम में किस रूट पर कितनी बार लेट हुई, किस मालगाड़ी के किस पहिए में कब खराबी आई। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब इस महाविशाल डेटा के खजाने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में ये डिजिटल दिमाग इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि COS सिस्टम खुद ही बिना किसी इंसानी कंट्रोलर के मौसम और ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करके ट्रेनों की क्रॉसिंग तय करने लगेगा? बिल्कुल संभव है। या
या क्या भविष्य की रेलवे में सिस्टम किसी पुर्जे के टूटने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर लेगा और उसे बदलने का टेंडर आईरेब्स पर अपने आप जनरेट कर देगा? ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का सबसे चरम स्तर होगा, है ना? हाँ, ये एक ऐसा भविष्य है जो बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा है। एकदम सही। तो इसी रोमांचक विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कर्मचारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई तकनीकी यात्रा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए